नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में 14 देश लेंगे हिस्सा। भारत पाक के विदेश सचिवों की होगी मुलाकात। वार्ता आगे बढ़ाने की कोशिश। भारत उठाएगा पठानकोट जांच का मुद्दा। संसद में उत्तराखंड मामले में बहस पर अडिग कांग्रेस फिर उठा सकती है मुद्दा। नैनीताल हाईकोर्ट में बागी विधायकों की अर्जी पर आज हो सकता है फैसला। हरियाणा जनहित कांग्रेस का कांग्रेस में होगा विलय। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई ने किया ऐलान। 28 अप्रैल को औपचारिकता होगी पूरी। जेएनयू छात्र संघ का जांच समिति की कार्रवाई मानने से इनकार। देशव्यापी अभियान चलाने की चेतावनी। अदालत में फैसले को देंगे चुनौती। और फिक्की बिल्डिंग में भीषण आग। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री को भारी नुकसान। दमकल की 35 गाड़ियों से आग पर काबू। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली के फिक्की बिल्डिंग में लगी आग से जुड़ी खबर के साथ। मंडी हाउस और बाराखंबा रोड पर स्थित फिक्की बिल्डिंग में देर रात करीब 2 बजे आग लग गई। आग बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर में लगी और इसके बाद ये बाकी हिस्सों में फैल गई। धीरे धीरे आग ने इतना भयानक रूप ले लिया कि आग सभी 6 फ्लोर में फैल गई। इसी बिल्डिंग में नेशनल म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री है, जिसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। म्यूजियम के अंदर की चीजें भी जल गई हैं। म्यूजियम को भारी नुकसान हुआ है तो दूसरी तरफ सभी दस्तावेज भी जलकर राख हो गए हैं। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 35 गाड़ियों को लगाना पड़ा। सुबह तक आग पर काबू पा लिया गया। सवेरे की आग है और ये बताया गया था कि फिक्की ऑडिटोरियम के पास में जो बिल्डिंग है उसके अंदर आग है। और क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग है तो टर्नआउट उसी आधार पे इस पे जो किया गया था। और आने के बाद में कैटेगरी इसकी बढ़ करके मीडियम हुई और मीडियम के बाद में हमें सीरियस करनी पड़ी, क्योंकि आग एकदम से तेजी से फैल गई थी। और फैलने के दौरान जो है कुछ हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी अंदर की तरफ से आग बुझा रहे थे वो फंस गए थे और उनको बचाने के लिए भी जो काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। ताजा हालात जानने के लिए सीधा रुख करते अपने संवाददाता नवविक्रम सिंह का। नवविक्रम, ताजा अपडेट क्या मिल पा रहा है? क्या वजह पता लग पाई है? कितना नुकसान हुआ है? इसके बारे में क्या अपडेट है? जी नहीं प्रीति, अभी ताज़ा हालात पता जो चले हैं उसमें यह है कि ये जो आग लगी है शायद शॉर्ट सर्किट, एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लग सकती है, लेकिन ये आधिकारिक बयान नहीं है। अभी तक आग लगने की जो पुख्ता वजह है उसका अभी तक नहीं बताई गई है आग। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आप देखिए यहाँ पर अभी 6वें फ्लोर पर लगातार सुलग रही है। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर मौके पर दमकल की गाड़ियाँ और इसके अलावा पुलिसकर्मी काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर प्रकाश जावड़ेकर आए हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं। अभी और करीब 6 लोग यहाँ पर आरएमएल अस्पताल में अभी भी जिन्हें चेस्ट पेन की शिकायत है अभी वहाँ पर पहुँचे हैं, भर्ती हैं। जी, ये दमकल कर्मी है जो भर्ती हैं नवविक्रम? जी कहा यह जा रहा है कि म्यूजियम को नुकसान पहुंचा है, दस्तावेज काफी जले और जैसा आप बता रहे हैं कि तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आपने तस्वीरें दिखाई नवविक्रम। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आग पर काबू पा लिया गया है। इस तरह की खबरें नवविक्रम भी हमें बता रहे हैं। हालांकि तमाम दस्तावेज जल गए हैं। जो कुल मिलाकर नुकसान हुआ है उसके बारे में पुख्ता जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है और ये हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हम आगे की खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली में आज हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन हो रहा है। इसमें 14 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में अफगानिस्तान में शांति बहाली के उपायों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में शामिल होने के लिए आ रहे पाकिस्तान के विदेश सचिव और भारत के विदेश सचिव के बीच बातचीत होगी। दोनों देश पठानकोट आतंकवादी हमले की जांच में प्रगति के साथ द्विपक्षीय वार्ता के खाके पर भी चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी अफगानिस्तान में शांति वार्ता के लिए बने हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने दिल्ली आ रहे हैं।
वो विदेश सचिव एस जयशंकर से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इसे भारत और पाकिस्तान के बीच कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की शुरुआत के रूप में ही देखा जा रहा है। यह उस बात की शुरुआत है जिसके तहत विदेश सचिव स्तर पर यह बात तय होनी थी कि किस तरह से आगे दोनों देशों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की पाकिस्तान नीति बार बार बदल रही है, इसलिए सरकार को वार्ता का एजेंडा सामने रखना चाहिए। Prime Minister and the government need to explain to the nation what is the context of their policy. We don't have a coherent Pakistan policy. It goes up and down. And we've had so many changes of announcements and cancellations and so on that the nation needs to be taken into confidence as to what the vision of the government is. पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान की जांच टीम भारत आई थी। अब NIA के पाकिस्तान जाने की बात चल रही है। पठानकोट हमले की वजह से दोनों देशों के बीच बातचीत रुक गई थी। पिछले दिनों पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने सचिव स्तर की वार्ता निलंबित होने की बात कही थी। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि दोनों देशों के बीच वार्ता की प्रक्रिया जारी है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। हरियाणा की राजनीति में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस ने कांग्रेस में विलय का फैसला किया है। विलय का औपचारिक ऐलान दोनों पार्टियों के नेताओं की मौजूदगी में 28 अप्रैल को किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई ने कल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस के कांग्रेस में विलय का ऐलान किया। हरियाणा में 90 सदस्यीय विधानसभा में हरियाणा जनहित कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। कांग्रेस महासचिव शकील अहमद का कहना है कि हरियाणा जनहित कांग्रेस का कांग्रेस में विलय बिना किसी शर्त के हो रहा है और इससे पिछड़े वर्ग के साथ ही सभी वर्गों में कांग्रेस का आधार मजबूत होगा। ये हमारा फैसला हो गया है। हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी कांग्रेस में विलय करने जा रही है। क्लीन स्वीप होगा हर हालत के अंदर, क्योंकि चौधरी भजनलाल जी का बहुत बड़ा रुतबा रहा है, बहुत बड़ी लेगेसी हमारी रही है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम जो चौधरी भजनलाल जी ने 2005 में 67 सीट दी, 90 में थे, हम वो रिकॉर्ड तोड़े अगले चुनाव में। और अब संसद से जुड़ी कुछ खबरें। संसद के सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी उत्तराखंड के मसले पर गतिरोध हो सकता है। कांग्रेस इस मसले पर बहस को लेकर अडिग है। कल दोनों सदनों में उत्तराखंड और अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर गतिरोध दिखाई दिया। कांग्रेस सांसदों ने दोनों सदनों में इस मसले पर चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार ने मामला कोर्ट में होने का हवाला देते हुए चर्चा से इनकार कर दिया। संसद सत्र के पहले दिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उत्तराखंड और अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। अवरोध की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही में बार बार व्यवधान पड़ा और दोपहर 3 बजे कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। जो कोर्ट के सामने थे उस पर चर्चा हुई है, इस पर चर्चा होगी और होके रहेगी। इस वजह से लोकतंत्र का अपमान और लोकतंत्र का कत्ल नहीं किया जा सकता है। आप डेमोक्रेसी का कत्ल इस तरह से नहीं कर सकते। कांग्रेस सदस्यों ने राष्ट्रपति शासन पर तुरंत चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार ने कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए चर्चा नहीं हो सकती। फॉर डिस्कशन बिफोर दिस हाउस विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस इट। देयरफॉर व्हेन द प्रोक्लेमेशन कम्स अप, प्लीज डिस्कस इट। बट टुडे you cannot by an alternative motion anticipate a discussion which is to take place when the proclamation comes. लोकसभा में भी कांग्रेस समेत कई दलों ने ये मुद्दा उठाया। शून्यकाल में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। खास करके the government celebrates the Constitution Day and speak loud about Dr. Baba Saheb Ambedkar. And in contrast, take every possible measures to strangle democracy and suffocate a dissenting views. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। यह संकट हमारी पार्टी के द्वारा अथवा एनडीए के द्वारा ये कोई संकट पैदा नहीं किया गया है। यह तो संकट जो पैदा हुआ है, यह सब इनके दल का आंतरिक संकट है, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐसी स्थिति वहां पर पैदा हुई है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 21 अप्रैल को राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 27 अप्रैल तक रोक लगा दी है। रविंद्र सिंह शोरान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में कांग्रेस के बागी विधायकों की अर्जी पर सुनवाई जारी है। कल हुई सुनवाई में बागी विधायकों ने दलील दी कि उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी है, बल्कि मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं। 9 बागी विधायकों ने अर्जी देकर अयोग्यता ठहराने के फैसले को चुनौती दी है।
बागी विधायकों के वकील सीए सुंदरम ने कहा कि अपनी सरकार के कामों से असंतुष्ट होना स्वस्थ लोकतंत्र का हिस्सा है। इसका मतलब पार्टी छोड़ना या दल बदल नहीं है। उन्होंने सरकार और पार्टी को एक समझने के स्पीकर के फैसले पर भी सवाल उठाए। बागी विधायकों की दलील थी कि इसे जायज ठहराया गया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। शराब कारोबारी और किंगफिशर के मालिक विजय माल्या की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब माल्या की राज्यसभा सदस्यता भी खत्म हो सकती है। कल इस मसले पर आचार समिति की बैठक में सभी सदस्य माल्या की सदस्यता खत्म करने के पक्ष में दिखे। बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष कर्ण सिंह ने कहा कि माल्या को नोटिस भेजकर 1 हफ्ते में जवाब मांगा जाएगा। उनका जवाब आने के बाद समिति 3 मई की बैठक में आगे की कार्रवाई करेगी। इससे पहले रविवार को विदेश मंत्रालय ने माल्या का पासपोर्ट रद्द कर दिया था। विजय माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी तेजी से जांच कर रहा है। परिस्थिति जो डॉक्टर विजय माल्या के बारे में हमारे सामने थी उसके ऊपर हमने गौर किया। कुछ हमने दस्तावेज मांगे भी थे बैंक से, वो भी हमारे पास आ गए और सारी परिस्थिति देख के हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इनको राज्यसभा से निष्कासित किया जाना चाहिए। ऑड इवन नियम के चलते सांसदों को संसद पहुंचने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ सांसदों ने इस मुद्दे को संसद में उठाते हुए छूट की मांग की। हालांकि दिल्ली सरकार ने उन्हें राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने सांसदों के लिए चलाई जा रही 6 विशेष बस में से 4 को बंद करने का फैसला किया है। सोमवार को संसद में ऑड इवन की गूंज सुनाई दी। समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने दिक्कतों का जिक्र किया तो आरजेडी से निष्कासित राजेश रंजन और पप्पू यादव ने इसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली योजना बताया। कई सांसदों ने खुद को इस नियम के दायरे से बाहर रखने की मांग की। एक पास हमको मिलता है, एक गाड़ी पे लगा सकते हैं, एक दिन उस पास पर चल सकते हैं। श्रीमन, हम अगर इस सदन में आना चाहें तो अब हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है कि हम सदन की कार्रवाई में भाग लें। The House should decide. We can say about this House, some decision has to be made. Is the national capital of Delhi, the day when the House is sitting, how can members be prevented from coming? And how will the members commute? उपसभापति ने सरकार से मामले में दखल देने के लिए कहा है। I think this has to be taken up. Why not the Parliamentary Affairs Ministry take up the matter with the Delhi government? सरकार ने भी सांसदों को इसके जल्दी समाधान का भरोसा दिलाया है। ऑनरेबल मेंबर्स ने जो जिस बारे में सुझाव दिया है उसके बारे में हम जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ हैं उनसे हम डिस्कस करेंगे और हम चाहेंगे कि जो एमपीज़ की ड्यूटी है उस ड्यूटी में किसी तरह की बाधा न पड़े। दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक ऑड इवन का दूसरा दौर लागू है। संसद का सत्र 13 मई तक चलेगा। ऐसे में दिल्ली सरकार सांसदों से सहयोग की उम्मीद कर रही है। अनु दीवान के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। सरकार ने अनुबंध पर काम करने वाले कामगारों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है। श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने लोकसभा में इसका ऐलान करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के आधार पर वेतन में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार कामगारों की स्थिति बेहतर बनाने को लेकर प्रतिबद्ध है और श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की दिशा में पहल की जा रही है। 17 अप्रैल को दत्तात्रेय ने कहा था कि सरकार अनुबंध पर काम करने वाले सभी श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 10,000 करने के लिए कार्यकारी आदेश लाएगी। जेएनयू ने देशद्रोह के आरोपी छात्रों पर कार्रवाई करने की घोषणा की। छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर अनुशासन तोड़ने के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। विश्वविद्यालय ने माना है कि 9 फरवरी के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर कन्हैया ने अनुशासन तोड़ा। वहीं उमर खालिद को 1 सत्र के लिए विश्वविद्यालय के बाहर कर दिया गया है। मुजीब गट्टुपा को 2 सत्र के लिए निष्कासित किया गया है। अनिर्बाण भट्टाचार्य पर यह रोक 15 जुलाई तक होगी। साथ ही वो अगले 5 साल तक विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं ले पाएंगे। कमेटी ने कार्यक्रम को लेकर आपत्ति जताने वाले एबीवीपी सदस्य सौरभ शर्मा को भी 9 फरवरी के दिन यातायात रोकने का दोषी पाया और उन पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जेएनयू छात्र संघ ने उच्च स्तरीय जांच समिति के इस फैसले को हास्यास्पद बताते हुए नामंजूर कर दिया है। छात्र संघ ने इस मामले पर देशव्यापी अभियान की धमकी भी दी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को सीने में तेज जकड़न की शिकायत के बाद सोमवार को एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स के सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्री को कल शाम करीब 5 बजे पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के निजी वार्ड में भर्ती कराया गया। रात करीब 10 बजे उन्हें कार्डियो न्यूरो सेंटर ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत फिलहाल स्थिर है, हालांकि अभी उनकी बीमारी का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि 68 साल की सुषमा ने सीने में तकलीफ की शिकायत की थी। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा उनका हाल चाल जानने एम्स पहुंचे। और अब बात सूखे और गर्मी की। महाराष्ट्र सरकार सूखे से निपटने के लिए विश्व बैंक से 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया गया है और जल्द ही विश्व बैंक के अधिकारियों से मुलाकात भी होनी है। विश्व बैंक ने सूखे से निपटने के लिए विशेष फंड बनाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मराठवाड़ा के 3,000 और विदर्भ के 2,000 गांवों को मदद पहुंचाई जाएगी। देश के ज्यादातर इलाकों में गर्मी अपना कहर बरपा रही है, लेकिन पूर्वी राज्य ओडिशा में गर्मी और लू अपने चरम पर है। ओडिशा में मरने वालों की तादाद बढ़कर 100 के करीब पहुंच गई है। बोलंगीर जिले के तितलागढ़ में रविवार को पारा 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गर्मी के मद्देनजर राज्य सरकार ने आज से सभी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है और 15 जून को राज्य महोत्सव तक स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है। उधर तेलंगाना में लोगों को भीषण गर्मी से कोई राहत नहीं मिल रही है और राज्य के कई स्थानों में सामान्य से बहुत ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया। अगले 3 दिनों तक राज्य में बहुत तेज लू जारी रहने की आशंका है। वहीं रविवार को बेंगलुरु भी गर्मी से सुलग उठा। बेंगलुरु का पारा रविवार को 39.2 डिग्री रहा और यहां गर्मी ने 85 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। The government has decided to close the schools for summer vacation. Now the schools will only reopen after their usual opening time in around 3rd week of June, what we call in Odisha after the Raja Sankranti, Raja festival and all. This time Bangalore is hotter than Delhi. Delhi's temperature is in the range of 37 degrees and we have been recording 38 degrees for the last 4 to 5 days. कुछ और अहम खबरें। भारत ने चीन से आने वाले घटिया प्रकार के दूध और दुग्ध उत्पाद के साथ कुछ विशेष प्रकार के मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने इन उत्पादों को स्तरीय नहीं पाया था। वहीं जिन मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन नहीं हो रहा था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में ये जानकारी देते हुए कहा कि चीन से कुछ स्टील उत्पादों के आयात पर भी रोक लगाई गई है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि WTO नियमों के कारण अब किसी देश से आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना मुमकिन नहीं है, चाहे उस देश के साथ हमारे राजनयिक, क्षेत्रीय या सैन्य समस्याएं ही क्यों ना हो। और इस बीच चीन की आपत्ति के बाद भारत ने उइगर नेता डोल्कन ईसा का वीजा रद्द कर दिया है। वो धर्मशाला में 28 अप्रैल को चीन में लोकतंत्र के सवाल पर सम्मेलन में शरीक होने वाले थे। 23 अप्रैल को उन्हें ईमेल से वीजा रद्द होने की सूचना दी गई। वर्ल्ड उइगर कांग्रेस के अध्यक्ष ईसा ने कहा है कि उन्हें वीजा रद्द होने की वजह नहीं बताई गई। चीन ईसा को आतंकवादी मानता है। चीन ने ईसा के खिलाफ इंटरपोल का नोटिस भी जारी कर रखा है। जब 1 हफ्ते पहले भारत के जर्मनी दूतावास ने ईसा को टूरिस्ट वीजा दिया था तो माना जा रहा था कि ये जैश ए मोहम्मद नेता अजहर मसूद को प्रतिबंधित करने के खिलाफ चीन के विरोध का जवाब है। बांग्लादेश में सामाजिक कार्यकर्ताओं, लेखकों और ब्लॉगरों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को राजधानी ढाका में समलैंगिक अधिकारों से जुड़े एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक 5 से 6 हमलावरों ने समलैंगिक अधिकारों पर बांग्लादेश की पहली पत्रिका रूपबान निकालने वाले जुल्हाज मन्नान को उनके घर में मार दिया।
हमलावर कोरियर देने के बहाने घर में घुसे और मन्नान पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। इस हमले में मन्नान के एक मित्र की भी मौत हो गई, जबकि उनके सुरक्षा गार्ड को भी चोट आई है। इससे पहले शनिवार को अंग्रेजी के एक प्रोफेसर की हत्या कर दी गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी की दौड़ दिलचस्प हो गई है। अरबपति कारोबारी डोनाल्ड ट्रंप से प्राइमरी चुनाव में लगातार पिछड़ने के बाद उनके प्रतिद्वंदियों टेड क्रूज और जॉन कैसिच ने मिलकर ट्रंप की चुनौती का सामना करने का फैसला किया है। दोनों ने तय किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी हासिल करने के लिए जरूरी 1237 वोट ना लेने दिए जाएं, ताकि मामला पार्टी कन्वेंशन तक जाए, जिसके लिए दोनों उम्मीदवार बचे हुए राज्यों में एक दूसरे के सामने चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइमरी चुनाव में धांधली की आशंका जताई है। Listen, I don't doubt that Donald Trump is going to scream and yell and curse and insult and probably cry and whine some as well. That has been Donald's pattern. अमेरिका ने रूस और इस्लामिक स्टेट की चुनौती से निपटने के लिए सीरिया, इराक और यूक्रेन में सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का फैसला किया है। जर्मनी के दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सोमवार को सीरिया में मौजूद सैन्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया। सीरिया में अमेरिकी ट्रेनर और विशेष बलों के अधिकारी इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे स्थानीय समूह को प्रशिक्षण और सलाह देने के मिशन पर हैं। हाल के दिनों में इनकी सफलता को देखते हुए राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सीरिया में 250 सैनिकों की एक और टुकड़ी तैनात करने का फैसला किया है। Just as I've approved additional support for Iraqi forces against ISIL, I've decided to increase U.S. support for local forces fighting ISIL in Syria. A small number of American special operations forces are already on the ground in Syria, and their expertise has been critical as local forces have driven ISIL out of key areas. इधर उत्तरी यूरोप की सीमाओं पर अमेरिका ने 12 अत्याधुनिक F-22 विमान भेजे हैं। यूक्रेन समेत यूरोप में रूस के बढ़ते हुए प्रभाव से निपटने के लिए इन विमानों की तैनाती की गई है। In between all of our exercises, we're also taking these jets and we're hopping them around the region, and that's mostly to partway to deter Russian aggression, and then to increase that interoperability between our NATO allies and just provide reassurances to the region. F-22 विमान दुनिया के किसी भी रडार सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। इनकी क्षमता को देखते हुए अमेरिकी कांग्रेस इनके किसी भी दूसरे देश को बेचने पर प्रतिबंध लगा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय फिल्मों में जब भी सुकून और ताजगी का एहसास देने वाले मधुर संगीत की चर्चा होती है, संगीतकार जय किशन और उनके साथी शंकर की याद जरूर आती है। आज शंकर की पुण्यतिथि है। शंकर का पूरा नाम शंकर सिंह रघुवंशी था, लेकिन लोग इन्हें शंकर जय किशन की जोड़ी से याद करते हैं। इस जोड़ी ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1949 में आई फिल्म बरसात से की, और इसके बाद इस जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्मों में संगीत दिया। जिया बेकरार है, छाई बहार है, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का और तुमसे मिले हम जैसे कई सुपरहिट गीत उनके संगीत से गुलजार हुए। शंकर जय किशन की जोड़ी ने 170 से भी ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। पहचाना जाएगा प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुमने गए हो अपने संग नींद भी हमारी। और आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में 14 देश लेंगे हिस्सा। भारत पाक के विदेश सचिवों की होगी मुलाकात। वार्ता आगे बढ़ाने की कोशिश। भारत उठाएगा पठानकोट जांच का मुद्दा। संसद में उत्तराखंड मामले में बहस पर अड़े कांग्रेस, फिर उठा सकती है मुद्दा। नैनीताल हाईकोर्ट में बागी विधायकों की अर्जी पर आज हो सकता है फैसला। हरियाणा जनहित कांग्रेस का कांग्रेस में होगा विलय। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई ने किया ऐलान, 28 अप्रैल को औपचारिकता होगी पूरी।
जेएनयू छात्र संघ का जांच समिति की कार्रवाई मानने से इनकार, देशव्यापी अभियान चलाने की चेतावनी, अदालत में फैसले को देंगे चुनौती। फिक्की बिल्डिंग में भीषण आग, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री को भारी नुकसान, दमकल की 35 गाड़ियों से आग पर काबू। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मेरे साथ लोकतंत्र 2016।